हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले हैं यार, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी। थैंक यू पाकिस्तान फॉर कश्मीर 1947। इसमें पूरी हिस्ट्री हो सकती है कश्मीर की, मुझे कमेंट करके बोला है। इसमें पूरी हिस्ट्री है कश्मीर की। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, और मैं मतलब कि बिल्कुल दिल खोल के देख रहा हूँ, बायस होके नहीं देख रहा। बिल्कुल दिल खोल के देख रहा हूँ कि हिस्ट्री क्या है आखिरकार। और आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? पता चलेगा ना, देखते पता। और मैं दिल अब वो दिल खोल के देख रहा हूँ। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कश्मीर, कुछ भी नहीं कह रहा। मैं वीडियो के बाद बोलूँगा, और वीडियो एंड तक देखना ताकि पता चले मेरा ओपिनियन क्या है इस बारे में। और चले देखते हैं कि फुल हिस्ट्री क्या थी कश्मीर की और कैसे क्या हुआ 1947 के बाद। हाँ, चले देखते हैं। हियर वी गो। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर हैरान मत होइए। आज मैं वाकई पाकिस्तान को थैंक यू बोलना चाहता हूं। थैंक यू पाकिस्तान, क्योंकि तुम ना होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। क्योंकि तुम्हारी नादानी नहीं होती तो कश्मीर का 70% इलाका हमारा ना होता। क्योंकि तुम्हारी जाहिल सरकार और आर्मी नहीं होती तो कश्मीर भारत का मुकुट न बनता। और तुम ना होते पाकिस्तान तो कश्मीर भारत का अखंड और अटूट हिस्सा नहीं बनता। इसलिए थैंक यू पाकिस्तान। दोस्तों, वादे के मुताबिक कश्मीर पर अपना दूसरा वीडियो लेकर हाजिर हूं। पहला वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां जाकर ये दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो वादे के मुताबिक सबूतों के साथ पाकिस्तान का एक बार फिर पर्दाफाश करने वाला हूं, जिसमें पाकिस्तानी ये कहते नहीं थकते कि उन्होंने 1947 में आधा कश्मीर भारत से छीन लिया। पहले आपको पाकिस्तानियों के कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं, जिसमें वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि हमने भारत से आधा कश्मीर छीन लिया। इन जैसे हजारों कमेंट्स आ चुके हैं मेरे पास, जिसमें बड़े फक्र से पाकिस्तानी आधे कश्मीर को भारत से छीन लेने की बात करते हैं। लेकिन आज उनके फक्र को शर्मिंदगी में बदलने वाला हूं, क्योंकि आप तो जानते हैं बिना सबूत में कोई बात करता ही नहीं। सबसे पहले कश्मीर का थोड़ा सा इतिहास समझना होगा। साल 1846 में ब्रिटिश सरकार और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच एक डील हुई अमृतसर में, ईस्ट इंडिया कंपनी और तब जम्मू के महाराज थे महाराजा गुलाब सिंह। उनके बीच एक समझौता हुआ, और जो गुलाब सिंह थे वो डोगरा वंश के संस्थापक थे। इस समझौते के तहत महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को 7.5 लाख नानक शाही रुपए का भुगतान किया और कश्मीर घाटी के साथ लद्दाख को भी खरीद लिया। लद्दाख में बाल्टिस्तान, करगिल और लेह शामिल थे। इन सबको उन्होंने जम्मू के साथ जोड़ दिया। जम्मू पर पहले से ही उनका शासन चल रहा था। बाद में उन्होंने गिलगित वजारत, जिसमें गिलगित और पामेरी के इलाके थे, उन्होंने सिखों से युद्ध लड़कर जीता। महाराजा हरि सिंह इसी डोगरा वंश के आखिरी शासक थे। और जब भारत आजाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, तो जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हुआ। क्यों? 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट करने की इच्छा जताई थी। स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट में कहा गया था कि ब्रिटिश इंडिया सरकार के समय से जिस तरह की अरेंजमेंट जम्मू कश्मीर को लेकर है, वही आगे भी चलेगी। पाकिस्तान ने यह ऑफर स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के पीएम जनक सिंह को इसके इत्तला भी दे दी। लेकिन भारत ने इस अग्रीमेंट को मानने से इनकार कर दिया और महाराजा हरि सिंह को खबर भिजवाई कि या तो आप या फिर आपका कोई प्रतिनिधि दिल्ली आए जिससे इस पर बात हो सके। लेकिन जम्मू कश्मीर की तरफ से कोई भी दिल्ली नहीं आया। पाकिस्तान को भी भारत के मंसूबों की जानकारी मिल रही थी। गवर्नर जनरल जिन्ना ने फौरन कश्मीर जाने का प्लान बनाया। 14 अगस्त के फौरन बाद उन्होंने अपने एडीसी को कहा कि जी मैंने कश्मीर जाना है, तो आप महाराजा से बात करें। तो उन्होंने अपने जो भी चैनल्स थे उनके थ्रू जो है वो महाराजा से बात की। तो महाराजा ने कहा जी कि इस मौके पर जनाब साहब का कश्मीर आना जो है ये बहुत ही खौफनाक बात होगी। उसकी वजह ये है कि यहाँ पहले ही एक अनरेस्ट है, तो जनाब साहब अगर आते हैं तो ये समझा जाएगा कि ये हमारे मिली भगत से जो है वो कश्मीर में आए ताकि यहाँ पे ओपिनियन जो है वो पाकिस्तान के हक में हमवार हो। तो जाहिर है इसके लिए फिर जो इंडियन लीडरशिप है वो बहुत बड़ा रिएक्शन देगी कि ये गलत हो रहा है।
चूंकि आप आ रहे हैं तो फिर हम भी आएंगे, तो फिर ये सारा जो फसाद हो रहा है बर सगीर में, इसका मैदान बन जाएगा कश्मीर। इसलिए दिस इज नॉट एडवाइसेबल। महाराजा हरि सिंह का ये कहना बिल्कुल सही था, क्योंकि भारत की तरफ से उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था और ऊपर से भारत की जो उस वक्त लीडरशिप थी, टॉप लीडरशिप, उनके साथ महाराजा हरि सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि एक साल पहले ही जो उनके दुश्मन थे शेख अब्दुल्ला, उनकी मदद करने के लिए पंडित नेहरू कश्मीर में आ गए थे। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ क्विट कश्मीर मूवमेंट चला रखा था। साल 1946 में मई का महीना था जब शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके वकील बनकर कश्मीर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें महाराजा द्वारा रोक दिया गया और 22 जून 1946 को उन्हें गिरफ्तार कर मुजफ्फराबाद के करीब डोमेल के डाक बंगले में रख दिया गया था। और महाराजा जो है वो अपने मामले में बड़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी थी। ये आप जानते हैं कि उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अरेस्ट कर लिया था कि जी आप बगैर इजाजत के जो है वो कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो कायदे आजम को जब उसने कहा कि आप नहीं आ सकते, तो ही वाज रियली सरप्राइज्ड। और वो ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव वाले कहते हैं कि उस वक्त मिस्टर जिन्ना को ये एहसास हुआ कि ये महाराजा हरि सिंह जो है ही विल नेवर बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। तो उसने फिर लियाकत अली को बुला के कहा कि इसको हैंडल करें, क्योंकि कश्मीर आपके हाथ से निकल रहा है, तो इसको आप हैंडल करें। इसके बाद लियाकत अली खान ने क्या किया ये पूरी दुनिया जानती है। खुर्शीद अनवर के नेतृत्व में कबायलियों के साथ कश्मीर पर हमला करवा दिया। फिर भारत ने फौज भेजी, कबायलियों के साथ मौजूद पाकिस्तानी सेना को भी उन्होंने काफी हद तक पीछे खदेड़ दिया। इधर पंडित जवाहरलाल नेहरू विवाद को संयुक्त राष्ट्र ले गए, सीज फायर हो गया और जो जहां था वहीं रुक गया। भारत ने जम्मू कश्मीर के 2/3 हिस्से को अपने अधिकार में कर लिया और 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। The line of control has divided Kashmir into the portion that is controlled by India, which is most of the valley, and the portion to its west, which is about 1/3 or slightly less than that of the entire old state of Jammu and Kashmir, and that is called Azad Kashmir by the government of Pakistan. तो पाकिस्तान के मेरे बंधुओं, सुन लिया ना आपने? तो अपना ज्ञान जरा दुरुस्त कर लीजिए। आपके पास आधा कश्मीर नहीं है, आधा नहीं है। हाँ, ये अच्छा हुआ कि अगर पाकिस्तान हमला नहीं करता तो भारतीय फौज वहां नहीं जाती, भारतीय फौज वहां नहीं जाती तो कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमारे पास नहीं आता। तो अब यही नैरेटिव जो है वो 70 साल से चल रहा है। इंडिया ये कह रहा है भाई ये वाकयात इस तरह हुए, हम तो कश्मीर में कोई अनइनवाइटेड नहीं गए, हमें तो इनवाइट किया गया, एंड वी आर हियर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ कश्मीर। ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ कोई इलेजिटिमेट मौजूदगी नहीं है, जो कि आपने हमें दावत दी तो हम आए। पाकिस्तान ये कहता है कि जी ये जो कबायली हैं ये तो हमने नहीं भेजे जी, इसमें हमारा कोई काम नहीं, ये तो खुद चले गए। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र और कश्मीर से जुड़े मुद्दे पर। कई पाकिस्तानी मुझसे कहते हैं कि भाई यूएन के मुताबिक कश्मीर पर पाकिस्तान का हक है, भारत का कोई हक नहीं है। यूएन में भारत की कश्मीर मुद्दे को लेकर हार हो चुकी है। लेकिन मैं सच बताऊं, आपको कुछ जानकारी ही नहीं है। आपको सबूतों के साथ मैं असलियत बताता हूं। आपको अमेरिकी पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टीन फेयर के साथ एक पाकिस्तानी का वाकया दिखाता हूं। अमेरिका में कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तानी मूल के एक स्कॉलर एहतशाम ने उनसे यूएन को लेकर कश्मीर पर सवाल पूछा। इस सवाल के जवाब में क्रिस्टीन ने जो कुछ कहा उसे हर पाकिस्तानी को बड़े ही गौर से सुनना चाहिए। My name is Ehtisham and I'm a Fulbright scholar here in United States. You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional.
The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those two steps taken place to the satisfaction in sequence to this preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यूएन में कश्मीर को लेकर जो रेजोल्यूशंस हैं वो क्या हैं और किस तरह कश्मीर के मौजूदा हालात के लिए मैं एक तरह से कह सकता हूं कि पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। और भारतवंशियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी कोई पाकिस्तानी कश्मीर और यूएन को लेकर चिल्लाने लगे, आपसे बहस करने लगे, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और असलियत दिखाइए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। शायद पाकिस्तानियों को यह नहीं मालूम कि कश्मीर का मुद्दा अब संयुक्त राष्ट्र में है ही नहीं। जितनी भी बातें कर लीजिए, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाकर कितना भी कश्मीर कश्मीर चिल्ला लीजिए, लेकिन वहां से कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ एक ऐसे समझौते पर साइन कर दिया है जिसने कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरी ताकत को सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया है। यानी किसी भी तीसरी ताकत की दखल हो ही नहीं सकती। कैसे, ये भी आपको सबूतों के साथ बताता हूं। 1971 की जंग याद है आपको? भूलेंगे भी कैसे? आपका मुल्क 2 टुकड़ों में जो बांट दिया था हमने। लेकिन क्या आपको पता है कि जिन 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हमारी फौज के आगे सरेंडर किया था, जिन्हें हमने कैद करके रखा था, जब उन्हें छोड़ा तो एवज में पाकिस्तान से हमने क्या लिया? इसका जवाब यह है कि एवज में हमने पाकिस्तान से कश्मीर ले लिया। कैसे, आपको समझाता हूं। 71 की जंग के बाद साल 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। और पता है इस समझौते में क्या शर्त थी जिसे मानने के बाद ही 93,000 पाकिस्तानी जवानों को कैद से छोड़ा गया था? वो शर्त थी कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में संयुक्त राष्ट्र सहित किसी भी तीसरे पक्ष की दखल मंजूर नहीं होगी। दोनों देश मिलकर आपस में बातचीत कर इसे सुलझाएंगे। यानी भारत ने कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र से निकालकर भारत और पाकिस्तान के बीच टेबल पर रख दिया। अब जिन लोगों को शक हो वो शिमला समझौता जाकर पढ़ सकते हैं। कश्मीर का खेल खत्म हो गया। अच्छा, कैसे? आप जो मर्जी चीखते रहें। आपने शिमला मुआहदा किया, शिमला मुआहदे में साफ लिखा हुआ है कि शिमला मुआहदे में साफ लिखा हुआ है कि अब कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आपस के तनाज़ात सिर्फ बातचीत के जरिए से ही हल हो सकते हैं। आप लाख वहां पे गठजोड़ करते रहें, इधर से एक छोटी सी गोरिल्ला फुलझड़ी छोड़ दें, चाहे हिंदुस्तान वाले कर दें, तो उनको तो शौक नहीं है करने का, आप कर दें। आप उनको और मुसीबतों में कश्मीरी अवाम को फंसा रहे हैं अपनी लश्कर भेज भेज के। शिमला मुआहदा इसलिए किया गया था, 1 जी, आप इतनी बुरी तरह से अपनी फौज की शिकस्त के बाद पसपाई का शिकार थे जी, कि आपके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि हिंदुस्तान के पास जाएं और उनसे कहें भाई अब हम बांग्लादेश में माफ करो। बांग्लादेश में हटाने के बाद 90,000 फौजी फंसे हुए थे। लोग भूल जाते हैं शिमला मुआहदा 1 था, आपस में ताल्लुकात ठीक करने का, जो बुनियादी तौर पे प्राइमरी मोटिव था शिमला मुआहदा नंबर 2 का, जिसके जरिए से आपके जंगी कैदी वापस आए थे। ये बार बार कैसे भूल जाते हैं। उसके बाद उस मुआहदे को रेटिफाई किया पाकिस्तान की पार्लियामेंट और इंडिया की पार्लियामेंट। उसमें लिखा अब हम मिलकर बात करेंगे, और जो कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन थी, वो लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। यही है ना हकीकत। अब उसके बाद जब से लेके आज तक कोई पाकिस्तानी हुकूमत नहीं कहती कि जी शिमला मुआहदे से हमें निकलना है। दुरुस्त, ठीक है, आपने सीधी सीधी बात है। लेकिन शिमला मुआहदा जब तक मौजूद है, बिल्कुल ठीक, कश्मीर वश्मीर का मसला अब हल नहीं होता है। उसी के तहत अगर हल हो सकता है तो हो सकता है, अब होगा नहीं। तो समझ गए ना, 1971 में भारत ने पाकिस्तान के सिर्फ 2 टुकड़े नहीं किए, बल्कि कश्मीर पर अपने दावे को और ज्यादा मजबूत कर लिया। और यह दावा इतना ज्यादा मजबूत है कि आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आपसे कुछ नहीं होगा। और ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप में जंग लड़ने की कुव्वत नहीं है, और ये आप जान चुके हैं हमसे 4 जंग लड़ने के बाद। और अब जो रास्ता है वो सिर्फ बातचीत का रास्ता है, और वो भी भारत की शर्तों के मुताबिक।